डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने एपो एंजाइम, होलो एंजाइम और लोकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स और पार्ट 1 बायोलॉजी का। आज हम जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने स्टडी करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। यहाँ पे एक्चुअली हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की खसूसियात क्या होती हैं उनके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक है हमारा आज का, इसी के अंदर वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम किस तरह से काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ये दो टॉपिक्स जोड़ के हमारा लेक्चर नंबर 2 मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की खसूसियात क्या होती हैं। आपके जो चैप्टर है इसमें 8 ऐसी खसूसियात हैं जो कि बयान की गई हैं एंजाइम्स की। उसके अंदर से कुछ तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, डिटेल में स्टडी की थी, वही आज यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। हम शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। पहली बात यह है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। अगर इसकी हम जरा तफसील में जाए तो हमने गुज़िश्ता लेक्चर में स्टडी किया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो दो किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। मतलब प्रोटीन दो किस्म की होती हैं, एक होती है फाइब्रस प्रोटीन जो धागे की तरह की होती है, और एक जो प्रोटीन होती है वो ग्लोब्यूलर होती है जो गोल एक बॉल नमा की शक्ल में होती है। तो हमने स्टडी किया था गुज़िश्ता लेक्चर में, जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे कौन सी वाली प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और फाइब्रस प्रोटीन कहाँ पे होती है, हमारे बालों में, हमारे नेल्स वगैरह में होती है। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ओनली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी आपकी बुक में मेंशन है वो है दे इंक्रीज, मतलब कि एंजाइम्स इंक्रीज रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। इसका मतलब ये है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आप एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन फौरी तौर पे हो जाते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को बड़ा तेज कर देते हैं। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में एक मिसाल ली थी कि अगर एक रिएक्शन को अपने इंजाम तक पहुंचने के लिए 1 हफ्ता दरकार है, तो आप जब एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे वो 1 हफ्ते का जो केमिकल रिएक्शन है वो अपना टाइम कम करके 1 दिन में या उससे भी कम टाइम में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। रिएक्शन रेट का रेट कहते हैं टाइम को, रिएक्शन कहते हैं वो जो आपका जो भी आप किसी चीज को रिएक्ट करवा रहे हैं। तो जो रिएक्शन का जो रेट है, वो जो टाइम है वो तेज हो जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि विदाउट बीइंग यूज्ड अप, एंजाइम कभी भी खुद इस्तेमाल नहीं होता। जितनी क्वांटिटी आपने एंजाइम की शुरू में डाली थी रिएक्शन शुरू होने से पहले, उतनी ही क्वांटिटी आप एंजाइम की बाद में रिएक्शन खत्म होने के बाद आप निकाल लेंगे। एंजाइम कभी भी खुद यूज नहीं होता। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, एंजाइम की। इस तरह से हमारी 2 मुकम्मल हो जाती हैं। जो तीसरी खसूसियत है वो है कि देयर प्रेजेंस, एंजाइम की मौजूदगी जो होती है doesn't affect the nature and the properties of end product। यहाँ पे 2 बातें उसने बयान करने की कोशिश की है। नंबर 1, एंजाइम की जो मौजूदगी होती है, ना तो वो नेचर जो केमिकल रिएक्शन की नेचर है, फितरत है, जिस तरह से वो हो रहा है, ना तो वो यहाँ पे डिस्टर्ब होती है, ना ही प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट, जो उनका रिएक्शन की आखिर में जो प्रोडक्ट बनता है एंजाइम की मौजूदगी की वजह से, ना तो वो प्रोडक्ट मुतासर होती है, ना ही वो पूरा जो रिएक्शन है उसकी नेचर मुतासर होती है। आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन जिस तरीके से पहले होना था, नेचुरल अंदाज में, कुदरती तौर पे जिस तरह से उसे होना था उसी तरीके से होगा। लेकिन फर्क क्या है, एंजाइम के दाखिल होने की वजह से। जब आप एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है जो रिएक्शन का जो टाइम है सिर्फ वो कम हो जाता है। अगर रिएक्शन 2 दिनों में होना था तो वो 1 घंटे में हो जाएगा। लेकिन टाइप ऑफ रिएक्शन या नेचर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है जैसे पहले थी, और जो एंड प्रोडक्ट है वही बनेगी जो एंजाइम के बगैर बनी थी। तो एंजाइम का काम क्या हुआ, सिर्फ रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं, बाकी कोई भी चीज मुतासर नहीं करते। नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम में एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। एक्सेलरेट का मतलब है किसी चीज को बढ़ा देना। जो गाड़ी होती है उसका एक्सेलरेटर होता है, बाइक का एक्सेलरेटर होता है, जिसको आप जब आप उसको घुमाते हैं तो या पेडल प्रेस करते हैं तो गाड़ी तेज भागती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम, थोड़ी सी मिकदार भी एंजाइम की होती है। लाजमी नहीं कि आपको रिएक्शन को कंटिन्यू करवाने के लिए बहुत ज्यादा एंजाइम आपको दरकार होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। थोड़ी सी भी मिकदार आपको एंजाइम की मिल जाए, वो क्या कर देगी, में एक्सेलरेट, वो बहुत बढ़ा देगी केमिकल रिएक्शन को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
दे आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, अपने काम करने में ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एक एंजाइम जो होता है वो एक ही किस्म का रिएक्शन करेगा, ये कभी नहीं हो सकता कि एक एंजाइम मल्टीपल काम करना शुरू कर दे, एक बंदा एक ही जॉब करेगा। यही है कि वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, वो अपने काम करने में, अपनी एक्टिविटी में बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ वही काम करते हैं जो उनके करने का होता है, बाकी कोई और रिएक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होते। जैसा कि सिंगल एंजाइम सिंगल केमिकल रिएक्शन, एक एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन के लिए मुख्तस कर दिया गया है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपकी बुक में तो नहीं है, वैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये है सेलुलोज, जब भी आखिर में आ जाए, ये एक निशानी है एंजाइम को समझने की, जब भी किसी चीज के आखिर में आ जाए ASEAs, इसका मतलब है कि वो एंजाइम का नाम है। जैसा कि अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, इसी तरीके से यहाँ पे सेलुलेज, ये सारे के सारे आखिर में क्या आते हैं ASE। जब भी किसी के आखिर में ASE आ जाए, एज आ जाए, इसका मतलब है कि वो एंजाइम का नाम है। सेलुलेज और सेलुलोज, अब इन दोनों में से एंजाइम कौन सा हुआ जिसके आखिर में ASE आया, ये एंजाइम है, और इसके आखिर में OSE आता है, ये एंजाइम नहीं है। सेलुलेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। सेलुलोज क्या होता है, पौधों के अंदर होता है, मौजूद होती है, तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन करता है, सेलुलेज। अब सेलुलेज कोई और काम नहीं करेगा, सिर्फ ये यही जॉब करता है, इसीलिए हम कहते हैं एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे मूव करते हैं बिला ताखीर। सेंसिटिव एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज इन pH, टेंपरेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब आप इस चैप्टर के अगले पोर्शन पे जाएंगे, एक दो लेक्चर्स के बाद, वहां पे एक टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। वहां पे 4 बयान किए गए हैं फैक्टर्स जिन पे एंजाइम डिपेंड करता है, उन्हीं की बात बताई है उसने यहाँ पे। डिटेल में तो हम वहां पे स्टडी करेंगे, लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सेंसिटिव कहते हैं हसास को, एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज। इवन कहते हैं, इवन माइनर चेंज का मतलब है कि जरा सी भी, अगर माइनर कहते हैं थोड़ी सी, अगर 3 चीजों में जरा सी भी चेंज आ जाए तो एंजाइम तबाह हो जाएगा। वो 3 चीजें कौन सी हैं? अगर pH में नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर उसमें जरा सी भी चेंज आ जाए, pH में जरा सी भी चेंज आ जाए तो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देगा, बिल्कुल मर जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। इसी तरीके से टेंपरेचर अगर चेंज कर दें, टेंपरेचर एंजाइम को जितना चाहिए है, एंजाइम उस टेंपरेचर में रह के अपना काम करेगा। थोड़े से इसके नखरे होते हैं, अगर आप उनको पूरा करेंगे तो एंजाइम अच्छा काम करेगा, अगर आपने वो आगे पीछे करने की कोशिश की तो एंजाइम मर जाएगा लेकिन अपना काम नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज इन pH। जरा से भी आपने चेंज की pH में तो एंजाइम उसका सेंसिटिव हो गया, वो अब मजीद काम नहीं करेगा। टेंपरेचर जरा सा चेंज किया, एंजाइम काम करना छोड़ देगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपने चेंज की तो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देगा। तो इसका यही मतलब था। बाकी डिटेल हम जब इस टॉपिक में जाएंगे तो तफसील से इसको इंशाल्लाह बयान करेंगे। नेक्स्ट आता है सम एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कल गुज़िश्ता लेक्चर में भी हमने ये स्टडी की थी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो, बट जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रिकॉल करूं, गुज़िश्ता जो हमारा लेक्चर का कांसेप्ट था, अगर हम ये कहते हैं कि ये एक्टिव साइट है और ये एंजाइम है, तो हमने ये कहा था कि एंजाइम के साथ जो चीज आके अटैच होती है इसे कहते हैं सबस्ट्रेट। बात कुछ रिएक्शन जो होते हैं उनमें ये सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच होता है, ये एक्टिव साइट है। ये वाली एक्टिव साइट कौन सी है? जो एक्टिव साइट है वो ये जो ब्लू मार्कर से मैंने ड्रॉ की है, ये एक्टिव साइट है। रेड में जो ड्रॉ किया और ब्लू मिला के ये सारे का सारा एंजाइम है। जो ग्रीन में ड्रॉ किया ये है सबस्ट्रेट। बात क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट जो होता है ये आता है, अटैच होता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे, तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। लेकिन बात ये रिएक्शन सबस्ट्रेट आके अटैच होता है एंजाइम के एक्टिव साइट पे, लेकिन रिएक्शन नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वहां पे अभी जरूरत होती है किस चीज की? वहां पे जरूरत होती है कोफैक्टर्स की। कुछ जो होते हैं रिएक्शन, उनको चाहिए होता है कोफैक्टर। जब तक ये कोफैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा तो ये रिएक्शन नहीं चलेगा, अगर चाहे सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में अटैच हो जाएं। तो यही बात यहाँ पे बयान की गई है। सम एंजाइम रिक्वायर्स कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कुछ एंजाइम्स को अपने काम के लिए ये कोफैक्टर चाहिए होता है, जब तक ये नहीं आएगा काम नहीं चलेगा। इसके बाद आता है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी?
minimum amount of energy which is required to start or initiate any chemical reaction is known as activation energy and enzymes lower the activation energy। अब इससे मुराद क्या है? एक्टिवेशन उस एनर्जी को कहते हैं कि वो जरा से भी आपको वो एनर्जी मिल जाए जिससे आप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं, एक बंदा जो आपके साथ पीछे खड़ा हुआ है वो कम से कम आपको पावर में धक्का दे कि आप गिरना शुरू हो जाए गहराई की तरफ। उस मतलब कि उस जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होगी आपको सिर्फ धकेलने में नीचे कि आप गिर जाएं, उस एनर्जी को, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको हम यहाँ पे कैसे बयान करेंगे? हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की, इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएगा कि एंजाइम कैसे लो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, लेकिन यहाँ पे जो एज पर नीड हमने करना है, जो पूछा गया है उसका कंसेप्ट समझने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि ये एक पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी को क्रॉस करना है और यहाँ पे हमने पहुंचना है पॉइंट नंबर 3 तक। पॉइंट नंबर 1 से शुरू करना है और पॉइंट नंबर 3 पे जाना है। तो अब एक बंदे को यहां से लेकर यहां पे जाना पड़ेगा, फिर यहां से नीचे आना पड़ेगा, शायद इसको यहां पे पहुंचते वक्त 2 दिन लग जाए। अब अगर हम एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम सिंपल इस तरह करेगा, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मतलब कि ये जो पहाड़ है वो इसको कम करके कितना बना देगा, इस पहाड़ को यहां से लेके इतना कर देगा। अब उस बंदे को यहां से लेकर यहां तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक जाएगा, फिर यहां से ढलवान की तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी पहले इतनी ज्यादा थी, अब वो कम होगी, कितनी होगी, इतनी। और ये किसकी बदौलत हुआ? ये एंजाइम की बदौलत हुआ कि एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया ताकि केमिकल रिएक्शन फास्ट रेट में कंटिन्यू हो सके। ये जो हमारी प्रॉपर्टीज थी, ये 8 ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अंदर से कोई एमसीक्यू आ सकता है, तो ये बड़े आपने तनकीदी निगाह से इसका जायजा लेते हुए आपने इसको याद करना है। इसके बाद हम मूव करते हैं आगे। अगला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है व्हाई सम एंजाइम्स रिलीज इन इनएक्टिव फॉर्म। एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव कहते हैं ऐसी चीज जो कि काम ना कर सके, फंक्शनल ना हो। एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, खारिज होते हैं इनएक्टिव फॉर्म, ऐसे फॉर्म में जो कि एक्टिव नहीं होती। क्यों? इसका आंसर पहले हम यहां से डिस्कस करेंगे, फिर आपको कांसेप्ट में इंशाल्लाह समझा देंगे। सम एंजाइम्स आर, चलिए इसको पहले हम यहां पे ड्रॉ करके देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि ये स्टोमक है, स्टोमक ये अगर हमारा स्टोमक है, अब इस स्टोमक के अंदर इसके सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक सेल्स आप कह लें उनको, कुछ भी कह लें, ये सेल बने हुए इसके, ये स्टोमक के अंदर, मैदे के अंदर सेल्स बने हुए। अब इन सेल्स के अंदर होता क्या है कि ये जो एंजाइम होते हैं वो होते रिलीज होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। यहां पे ये एंजाइम पड़े हैं सेल्स के अंदर, ठीक हो गया। यहां से खुराक आती है तो स्टिमुलस मिलता है, ये एंजाइम बाहर को रिलीज होते हैं। तो हम यहां पे ड्रॉ करते हैं कि ये एंजाइम यहां पे बाहर रिलीज हो रहे हैं, ये एंजाइम सारे यहां पे रिलीज हो गए। खुराक जो ही आती है तो ये इनको फिर अपना काम दिखाते हैं, जो भी इनकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, अब समझने की बात ये है, स्टोमक हो गया, ये ग्रीन कलर में इसके सेल्स हो गए, ब्लू डॉट्स जो अंदर बनाए ये एंजाइम हो गए। एंजाइम जो होते हैं वो बनते भी इनएक्टिव फॉर्म में हैं और रिलीज भी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। होता क्या है, जो ये खुराक वहां से आती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिव करता है इस इनएक्टिव फॉर्म को, जो यहाँ बाहर पहुंचते हैं ये फौरन एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो ये खुराक को देखते हैं, डाइट को देखते हैं, तो ये एक्टिव हो जाते हैं। मजीद बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सम एंजाइम्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा, कुछ एंजाइम्स के अंदर वो कैपेबल होते हैं, उनके अंदर सलाहियत होती है। पोटेंशियल का मतलब सलाहियत का हामिल होना, डैमेजिंग का मतलब है खतरे का बायस, नुकसान पहुंचाना। कुछ एंजाइम के अंदर ये ताकत होती है कि वो नुकसान पहुंचा दे, वो जाया कर दें। इफ दे आर मैन्युफैक्चर्ड, अगर वो तैयार हों इन देयर एक्टिव फॉर्म, अगर वो एक्टिव फॉर्म में तैयार होंगे तो वो इस स्टोमक के सेल्स को तबाह कर देंगे। अगर ये एंजाइम जो ब्लू डॉट्स में थे, अगर ये एक्टिव फॉर्म में होते, फंक्शनल होते, तो यहाँ पड़े पड़े ये इंसान को तबाह कर देते। और एक वक्त आता कि ये स्टोमक की जो वाल है ये भी तबाह होना शुरू हो जाती। और जब स्टोमक की वाल तबाह होती है, एक बीमारी होती है जिसे अल्सर कहते हैं।
तो वो अल्सर की होती है होता है। अब वो अल्सर किसी और जगह पे भी हो, वो स्टोमक का हो सकता है, वो किसी भी और पार्ट का अल्सर हो सकता है। स्टोमक अल्सर क्यों होता है कि ये सेल्स जो होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, वक्त से पहले एक्टिव होते हैं। इन सेल के एक्टिव होने की वजह से जो मैदा होता है वो आस्ता आस्ता आपका उसमें सुराख बन जाते हैं। अच्छा आगे देखें, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये बात आपको यहां से समझ आ जाएगी। एग्जांपल से लिए पेप्सिन इज ए पावरफुल एंजाइम। जो पेप्सिन है वो एक पावरफुल एंजाइम, बड़ी ताकत वाला एंजाइम, उसका बड़ा अच्छा काम, बड़ा बेहतरीन काम होता है और वो काम क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अच्छा ये जो पेप्सिन है ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को एंड इज क्वाइट कैपेबल, और उसके अंदर ये सलाहियत होती है ऑफ डिस्ट्रॉइंग, ये वो तबाह कर दे सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो सेल्स हैं इनके अंदर वाली स्ट्रक्चर को, अगर ये सेल, इसको मैं यहां बयान करूं, ये होगी स्टोमक की वॉल और ये उसके ऊपर क्या बना हुआ है? सेल बना हुआ है। तो ये जो एंजाइम होता है इसकी सलाहियत है कि अगर वो एक्टिव फॉर्म में पैदा वो तख्लीक इसकी जो होती है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाए तो ये किसको तबाह कर देगा? इसके इंटरनल को, मतलब यहां से सेल अंदर से खत्म हो जाएगा। कब? अगर ये वाला एंजाइम एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया तो एंड डस प्रोड्यूस। लिहाजा इस चीज से बचने के लिए कुदरत ने क्या तरीका रखा? डस प्रोड्यूस इन इनएक्टिव फॉर्म। लिहाजा उसको जब वो उसकी प्रोडक्शन होती है सेल में से तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है ताकि कहीं पे वो तबाह ना कर दे सेल को। अच्छा इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें? एक्टिव फॉर्म में ओनली व्हेन इट्स नीडेड, जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये क्या हो जाता है? एक्टिव। सवाल ये पैदा होता है, यहां पे दो सवाल पैदा होते हैं। एक ये अभी तो हमने ये स्टडी किया था कि ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में था और ये यहां से बना भी और रिलीज भी हो गया, स्टोमक मैदे के अंदर रिलीज हो गया। अब जब वो यहां पे पहुंचा ये सवाल भी ज़हन में आता है कि ये भी हो सकता है कि ये एंजाइम वापस आ जाए और वापस आके इसको, मतलब ये एंजाइम यहां से रिलीज हुआ, ये भी हो सकता है कि ये एंजाइम वापस आके इसको तबाह कर दे। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे स्टोमक के अंदर एक लेयर होती है म्यूकस की। म्यूकस की लेयर जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है, वो बचाती है इसी एंजाइम से। एंजाइम जो मैदे के सेल्स होते हैं, स्टोमक जो सेल्स होते हैं उसको बचाती है कि कहीं पे वो जो एंजाइम अभी बाहर क्या है इनएक्टिव फॉर्म में वो वापस ऊपर आके ना गिर जाए और तबाह ना कर दे। लिहाजा इन सेल्स पे क्या होती है? लाइनिंग होती है। यहाँ पे आप समझ लें ये जो लाइनिंग होती है इसे कहते हैं म्यूकस की लेयर होती है, ये बचा के रखती है इसको जाया होने से बचाती है इस एंजाइम से। अच्छा दूसरा ये कि ये एंजाइम एक्टिव कब होते हैं? इनएक्टिव में, ये इनएक्टिव फॉर्म में तो प्रोड्यूस हो गए, रिलीज भी हो गए। एक्टिव कब होते हैं? जो ही हम खुराक खाते हैं, खुराक हमारे स्टोमक में जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फौरन एक्टिव होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे बनता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फौरी तौर पे आके ये जो एंजाइम है पेप्सिन इस पे एक्ट करता है, इस पेप्सिन पे। किधर गया पेप्सिन? यहां पे इसकी दो फॉर्म है, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। ये जो पेप्सिन है ये, और इसकी जो दूसरी फॉर्म होती है वो होती है पेप्सिनोजिन। ठीक हो गया। जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है तो वो एंजाइम जो होता है वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म से अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें इन्वॉल्व होता है। एक्सियल कोई आपसे पूछ सकता है कि ये जो इनएक्टिव फॉर्म और एक्टिव फॉर्म में कैसे तब्दील होता है? आपने कहना है कि बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपस में इनकी इंटरकन्वर्जन हो जाती है। ये सारा जो सवाल हमने डिस्कस किया ये इस पे टाइम इसलिए ज्यादा लगाया कि ये पेपर में बार-बार पूछा जा चुका है और इसके ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है इस चैप्टर के दूसरे पेज के ऊपर उसमें तफसील से यही बात लिखी